नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, भदोही में मतदान खत्म। अंबेडकर नगर, बस्ती, मछली शहर में भी वोटिंग खत्म हो चुकी है। तो वहीं जौनपुर, इलाहाबाद के साथ ही फूलपुर में भी मतदान संपन्न हो चुका है। बड़ी खबर बता दें आपको, श्रावस्ती, डुमरियागंज, संत कबीर नगर में वोटिंग संपन्न हो चुकी है। लालगंज और आजमगढ़ में भी मतदान खत्म हो चुका है। सुल्तानपुर में 5 बजे तक 53.60% वोटिंग हुई है। तो वहीं प्रतापगढ़ की बात करें, प्रतापगढ़ में 5 बजे तक 49.65% मतदान किया गया है। भदोही में 5 बजे तक 50.67% वोटिंग हुई है। अंबेडकर नगर में 5 बजे तक 59.53% मतदान हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, बस्ती की बात करें तो यहाँ पर 5 बजे तक 55.03% मतदान हुआ है। तो मछली शहर की बात करते हैं अगर, तो यहाँ पर 5 बजे तक 52.10% मतदान हो चुका है। जौनपुर में 5 बजे तक 52.65% मतदान हुआ है। इलाहाबाद में 5 बजे तक 49.30% मतदान हुआ है। फूलपुर में 5 बजे तक 46.80% वोटिंग हुई है। श्रावस्ती की बात करें तो यहाँ पर 5 बजे तक 50.71% मतदान हो चुका है। डुमरियागंज में 5 बजे तक 50.62% मतदान हुआ है। वहीं संत कबीर नगर की बात करें तो यहाँ पर 5 बजे तक 51.11% मतदान हुआ है। लालगंज में 5 बजे तक 52.86% वोटिंग हुई है। आजमगढ़ की बात कर ले अगर, तो यहाँ पर 54.20% मतदान हो चुका है। तो बड़ी खबर बता दें आपको, उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और सभी जिलों में मतदान का जो आंकड़ा है वो निकलकर सामने आ चुका है। बता दें आपको कि जौनपुर, इलाहाबाद समेत तमाम हाई प्रोफाइल सीटों में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों में मतदान संपन्न हुआ है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, भदोही में मतदान खत्म हो चुका है। इसी के साथ ही अंबेडकर नगर, बस्ती, मछली शहर में भी वोटिंग समाप्त हो चुकी है। जौनपुर, इलाहाबाद, फूलपुर में भी मतदान खत्म हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश की 14 हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटें जिनमें मतदान संपन्न हो चुका है। ईवीएम में तमाम बड़े दिग्गजों की किस्मत कैद हो चुकी है। वही कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, लेकिन एक मामला ऐसा सामने आया जहां भगवान तो दूर की बात है, नीचे मौजूद सरकार और प्रशासन तक आज तक न्याय नहीं दिलवा पाया। पूरा मामला अगर आपको बताएं तो विश्वकर्मा इलाके में रह रहे रमेश मीणा की जमीन पर उनके ही रिश्तेदारों ने अवैध कब्जा कर लिया। इसके साथ ही पिछले 2 साल में रमेश मीणा ने हर चौखट पर न्याय के लिए गुहार लगाई, लेकिन आज तक उनकी जमीन से कब्जा हट नहीं पाया। यहां तक कि कोर्ट तक से आदेश हो गए, लेकिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि 151 में जेल जाने के बावजूद भी कब्जा हटाना दूर की बात है। पीड़ित रमेश मीणा पर कई मर्तबा जानलेवा हमला तक किया जा चुका है। आज पीड़ित न्याय के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचा और घंटे भर, बता दें आपको, चिलचिलाती धूप में 46 डिग्री तापमान में धरने पर बैठा रहा। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने रमेश मीणा से बातचीत की है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही थी और न्याय की गुहार लगाने के लिए आम जनता के न्याय को लेकर सड़कों पे उतर रही थी। लेकिन आज हमारे साथ में एक ऐसे आदमी हैं जो कांग्रेस सरकार में तो न्याय की गुहार लगा ही रहे थे, अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर पिछले 45 डिग्री तापमान के अंदर में तकरीबन 3 घंटे से धरने पे बैठे हैं, सिर्फ इसलिए कि इनकी जो पुश्तैनी जमीन थी उस पे भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। और ये लगातार सरकार, प्रशासन और पुलिस के पास तो जा चुके हैं, लेकिन इनको न्याय मिलने की कहीं पे भी आस नजर नहीं दिखाई देती है। उसी कड़ी के हमारे साथ में है जो ये लगा तकरीबन 45 डिग्री तापमान के अंदर में धूप में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर बैठे हुए थे। आज हम इनसे बात करेंगे आखिर क्यों इतनी गर्मी के अंदर में, जहां एक और सरकार गर्मी से बचने के लिए लोगों को छाया की जगह पे जाने की बात कर रही है, घर से नहीं निकलने की बात कर रही है, वहीं ये 45 डिग्री तापमान के अंदर भारतीय जनता पार्टी सड़क पर बैठकर धरना दे रहे थे। आपका नाम बताइए। रमेश कुमार मीणा। रमेश जी, सबसे पहला मेरा सवाल है, क्योंकि 45 डिग्री तापमान है
और कल से नो तपा शुरू हो रहा है। गर्मी से त्राहिमाम है हर आदमी, और आप इतनी भयंकर गर्मी के अंदर में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर में धरना दे रहे थे, तो किस लिए दे रहे थे? सब न्याय के लिए दे रहा हूँ मैं। मुझे न्याय चाहिए। मेरी जमीन पे जो अतिक्रमण हो रहा है, मैं उसका क्या करूँ? जो मैं हर जगह गुहार लगाता हूँ, कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। जमीनी स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं है। कागज बना के देते हैं, आपकी कंप्लेंट हमने दर्ज कर ली है, हम इसकी रिपोर्ट आपके बना के आगे भेज देते हैं। आगे रिपोर्ट बन रही है, लेकिन मौके पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जमीनी स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्योंकि आपने बताया कि पुश्तैनी जमीन है, तो पुश्तैनी जमीन के ऊपर में किन लोगों ने कब्जा किया? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि आपके सभी सरकारी दस्तावेज हैं, फिर भी जमीन खाली क्यों नहीं हो रही है? सब ये तो पता नहीं मिली भगत होगी। जो जेडी के अधिकारी हो, उन्होंने मिली भगत हो रहा है। जब एग्रीकल्चर लैंड पे कोई निर्माण नहीं हो सकता, वहाँ पे उन्होंने दुकान मेरी जमीन पे कब्जे शुदा जमीन पे कब्जा दिला के उन्होंने जेडी ने वहाँ पे निर्माण हुआ है। जबकि पहले भी जेडी को मैंने कंप्लेंट दी है, अभी भी दे रहा हूँ। मौके पे काम चल रहा था, लेकिन कोई न तो रुकवाया न उसको तोड़फोड़ की है। क्योंकि आप 45 डिग्री तापमान के अंदर में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर बैठे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार बीजेपी की है, तो आपको न्याय मिलने की कितनी उम्मीद है आपको? साहब सरकार के ऊपर भी बहुत सरकार करेगी न्याय। तो सरकार अगर सही है तो सही का साथ दो, गलत का साथ दो। गलत का साथ मत दो, सही का साथ दो। जो भी कागज है, डॉक्यूमेंट है, मेरे डॉक्यूमेंट पूरे दे दूंगा आपको। जो भी है, मेरे कागजों में कोई कमी है तो मुझे बताओ। मेरे कागज सब सारी कंप्लीट है, फिर भी उसके बाद न्याय नहीं मिल रहा। जबकि मैं जेडी में दर बैठ के ठोकरे खा रहा हूँ, तो भी वहाँ पे भी मुझे बोलते हैं यहाँ पे उचित कार्रवाई नहीं होगी, आप आगे जाओ। आगे से जाओ कहाँ से मैं? जबकि मैं सीएम हाउस भी जा चुका हूँ, मैंने वहाँ पे भी कंप्लेंट किया है। तो वहाँ पे मेरे को ये बोला है भाई आप वापस जेडी जाओ। उन्होंने कंप्लेंट नंबर दी मुझे 32,570। ये कंप्लेंट नंबर आप उनको बोल दो, ये कंप्लेंट नंबर है सीएम हाउस से। अब मैं उसके बाद वहाँ पे भी आए सब, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या लगता है कि सरकार जो बड़े दावे करती है कि आम आदमी की सरकार है, गरीबों की सरकार है, तो क्या लगता है कि सरकार आप वाले प्रकरण के अंदर में कहीं ना कहीं पीछे हटती दिखाई दे रही है? सब वो तो अभी शुरुआत मैंने तो अभी दी है। अभी देखो 13 तारीख दी है, अभी 10-5 दिन हुए हैं। अब उजागर हुई है, आज उजागर हुई है। अब मान लो अधिकारी ध्यान देंगे तो शायद ये न्याय होगा इसके साथ। तो बिल्कुल देखिए, न्याय के लिए ये लगातार प्रशासन और सबके पास जा रहे हैं, सरकारी अधिकारियों के पास जा रहे हैं। लेकिन अब इनको उम्मीद है मुख्यमंत्री से, जो मुख्यमंत्री लगातार न्याय के लिए, आम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी मुख्यमंत्री से अब इनको आस है कि शायद इनकी पुश्तैनी जमीन पर मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर उन भू माफियाओं से मुक्त करेंगे। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, एएमबी नेटवर्क, जयपुर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत आज 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर मतदान किया गया। दिल्ली में पहली बार कांग्रेस और आप मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, लेकिन क्या ये गठबंधन अपना काम कर पाएगा? लगातार पिछले 2 चुनावों की बात करें तो 7 सीटों पर जीतने वाली बीजेपी को रोक पाएगा? क्या रोजगार, गरीबी और देश को आगे ले जाने का मुद्दा वाकई जमीनी सच बनेगा या सिर्फ चुनावी गोटी बनकर रह जाएगा? ये रिपोर्ट देखिए। लोकतंत्र से प्यार हमें है, संविधान से नाता है, मत देना अधिकार हमारा और बड़ा कर्तव्य भी है। वोट सुनो अनमोल है साथी, इसको नहीं गंवाना है। लोकतंत्र के महापर्व के छठे चरण को आज देश ने मनाया है, जिसमें 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान किया गया। दिल्ली की 7, उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की सभी 10, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8, ओडिशा की 6 और झारखंड की 4 सीटों पर, साथ ही जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी वोटिंग की गई। इस बार के लोकसभा चुनाव में गारंटी का दौर लगा है। विकास की गारंटी, रोजगार की गारंटी, देश को आगे ले जाने की गारंटी, सबने अपनी अपनी गारंटी रखी है। फिर गारंटी की रफ्तार और तेज होकर खटाखट के साथ ही फटाफट, ठकाठक, टकाटक, सटासट, टनाटन, गटागट और सफाचट जैसे शब्दों पर चुनाव घूमने लगा और नेताजी कहने लगे सबको सब कुछ मिलेगा खटाखट। लेकिन अब देखना ये होगा कि चुनाव जीतने के बाद नेताजी अपना वादा पूरा करते हैं या नहीं। क्या रोजगार का मुद्दा वाकई जमीनी सच बनेगा या सिर्फ चुनावी गोटी बनकर रह जाएगा? गरीबों और वंचितों
तबके की सहायता के लिए चलाई जा रही ढेरों केंद्रीय परियोजनाएं हैं, लेकिन इन योजनाओं के जमीनी स्तर पर लागू करने को लेकर हमेशा शिकायत आती रहती है। समय की मांग है कि आम चुनाव को त्वरित और प्रभावी सेवा मिल सके, लेकिन राजनीतिक दलों के पास ना तो समय है, ना ही नियत और ना ही कोई ऐसा तरीका है जिससे वो आम आदमी का जीवन आसान बना सकें। लेकिन चुनाव है भैया, वादा तो करना बनता है ना। नेताजी के वादे को तो सभी जानते हैं, सब कुछ साफ हो जाएगा 4 जून को। लेकिन बात देश की राजधानी की करें तो दिल्ली में पहली बार कांग्रेस और आप मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। लेकिन क्या यह गठबंधन लगातार पिछले 2 चुनावों से 7 सीटें जीतने वाली बीजेपी को रोक पाएगा? लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के तहत आज दिल्ली की 7 सीटों पर वोट डाले गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परिवार संग वोट डालने के बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट डाली तो तुरंत पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और इमरान खान की पार्टी के नेता चौधरी फवाद हुसैन ने इसे कोट करते हुए रिपोस्ट किया, जिसके बाद देश की राजधानी की सियासत गर्मा गई। कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना है कि पाकिस्तान का केजरीवाल के पक्ष में वोट अपील करना बता रहा है कि केजरीवाल के ज्यादातर समर्थक पाकिस्तान में है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान वो देश है जिसने भारत के खिलाफ बार बार साजिश, नापाक इरादे और देश आतंकवाद फैलाने के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान वो देश है जो भारत पर कई बार नापाक इरादों से हमला बोलता है और आज उसी देश के नेता हिंदुस्तान के नेताजी की जीत की दुआ कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के मतदान के बीच पाकिस्तान की तब एंट्री हो गई जब वहां के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सार्वजनिक तौर पर समर्थन दिया। शनिवार की दोपहर को उन्होंने आम आदमी पार्टी संयोजक के पक्ष में एक्स पर पोस्ट किया। वोटिंग के बाद दिल्ली सीएम और उनके परिवार का फोटो शेयर करते हुए पाकिस्तानी नेता ने कहा कि शांति और सद्भावना भारत में नफरत और उग्रवाद की ताकतों को मात दे। वहां के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सार्वजनिक तौर पर समर्थन दिया, लेकिन केजरीवाल के एक पोस्ट ने पाक की मंत्री की बोलती बंद कर दी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के समर्थन में पाकिस्तान की इमरान खान सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी उतरे तो उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए केजरीवाल ने ऐसा जवाब दिया जिसकी कल्पना भी फवाद चौधरी ने नहीं की होगी। केजरीवाल ने सीधे तौर पर फवाद चौधरी को बता दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक है और इसके साथ ही लिखा, पाकिस्तान के हालात बहुत खराब, आप अपना देश संभालिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों केजरीवाल के समर्थन में पाकिस्तान खड़ा है? क्या कोई रिश्ता है केजरीवाल का पाकिस्तान से? इस पर देश की राजधानी में सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी का कहना है कि पाकिस्तान का केजरीवाल के पक्ष में वोट अपील करना दिल्ली और देशवासियों ये है सबूत कि राहुल गांधी और केजरीवाल के ज्यादातर समर्थक पाकिस्तान में हैं। देश में हो रहे लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें से छठे चरणों का मतदान हो चुका है। वहीं 7वें चरण की वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए और विपक्षी इंडिया ब्लॉक दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। शहजादों पर ताबड़तोड़ प्रहार, छिड़ी सियासी रार, 2 लड़कों से लड़ाई, बीजेपी एक्शन में आई। सीटों का नंबर गेम, किसका जीत का प्लान? शहजादे देंगे शह, जनता देगी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर यूपी के 2 लड़के हैं, एक राहुल गांधी, दूसरे अखिलेश यादव। पीएम मोदी इन दिनों यूपी के जिस रैली में भी जा रहे हैं वहां इन दोनों नेताओं को
खूब टारगेट कर रहे हैं। आज पीएम मोदी पूर्वांचल के बस्ती और श्रावस्ती में थे। यहाँ उन्होंने अखिलेश के उस बयान पर तंज कसा जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन के यूपी में 79 सीट जीतने का दावा किया था। बीजेपी को यूपी में बहुत समय पुराने गड्ढे में यूपी को जो गाड़ दिया था ना, उस गड्ढे को भर करके यूपी को बाहर निकालने में योगी जी और उनकी पूरी सरकार को बहुत ताकत लगानी पड़ी है। और मुझे खुशी है, जरा इंडिया अलायंस वाले, मैं छोटे से इस बस्ती नगरी में हूं और पूरा मेरा इंडिया अलायंस मंच पे दिखता है। देखो, सारे नेता मौजूद हैं। आपने कभी इंडिया अलायंस की एक भी कार्यक्रम में उनके साथियों को तो देखा है क्या? फोटो निकालने के लिए इकट्ठे होते हैं। सपा ने इस क्षेत्र को बर्बाद करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। दरअसल पीएम मोदी जानते हैं कि पूर्वांचल में बीजेपी को समाजवादी पार्टी से टक्कर मिल सकती है। हालांकि पूर्वांचल को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, मगर फिर भी पीएम मोदी 24 के रण में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। लिहाजा जहां भी जाते हैं यूपी के 2 लड़कों पर टारगेट जरूर करते हैं। पीएम ने कहा कि यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी फिर से लॉन्च हुई है। वही पुराना फ्लॉप फिल्म, एक बार फिर फ्लॉप फिल्म, वही पुराने किरदार, वही पुराने डायलॉग। आपने एक भी नई बात इनके मुंह से सुनी क्या? देश को आगे कैसे ले जाएंगे? विकास का विजन क्या है? अर्थव्यवस्था को लेकर प्लान क्या है? दोनों शहजादों ने एक बार भी भरोसेमंद बात नहीं की। आखिर ये वोट मांग क्यों रहे हैं? साथियों, सपा कौन है? ये वही सपा है जिसने हमेशा दलितों के आरक्षण का विरोध किया। अब ये लोग संविधान की भावना के खिलाफ जाकर धर्म के आधार पर आरक्षण देने की पैरवी कर रहे हैं। ये लोग दलितों, पिछड़ों का आरक्षण छीनकर वोट जिहाद करने वालों को देना चाहते हैं। जहां कांग्रेस सरकार है, वहां उन्होंने संविधान की पीठ में छुरा भोंककर कानून बना दिया है। कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए बाबा साहब आंबेडकर का संविधान बदलना चाहती है। सपा भी इस दलित पिछड़ा विरोधी षड्यंत्र में कांग्रेस के साथ खड़ी है। इसलिए आपको सपा कांग्रेस को यूपी में पक्का सबक सिखाना है। पूर्वांचल की रैलियों में पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहते हैं। पिछले 8 दिनों में मोदी और योगी एक साथ पूर्वांचल में कुल 8 रैलियां कर चुके हैं। 14 मई को वाराणसी, 16 मई को प्रतापगढ़, भदोही, जौनपुर और लालगंज, 21 मई को एक बार फिर वाराणसी और 22 मई को बस्ती और श्रावस्ती में दोनों नेता एक साथ मंच साझा करते दिखे। लिहाजा पीएम मोदी को मौका भी मिल जाता है और बहाना भी। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं मतदाताओं को समाजवादी सरकार का बुरा दौर याद दिलाकर अपने भरोसेमंद सिपहसालार की तारीफ जरूर करते हैं। साथ ही लोगों को गारंटी भी देते हैं कि यूपी को बीजेपी उस हालत में वापस नहीं जाने देगी। श्रावस्ती में मोदी ने कहा कि यूपी के शहजादे को यूपी में पुराना गुंडा राज वापस चाहिए। जब से बीजेपी यहाँ आई है, गुंडों पर आफत आई है। जो जमीनें माफियाओं ने कब्जा की थी, आज उन पर गरीबों के लिए घर बन रहे हैं। आपने देखा होगा वो गुंडे जिनका नाम सुनकर लोग कांपते थे, आज वो गले में तख्ती लटकाकर कहते हैं मुझे जेल भेज दो। बीजेपी यूपी को उस हालत में वापस नहीं जाने देगी और ये मोदी की गारंटी है। हालांकि अखिलेश यादव ने भी आज पीएम मोदी के शहजादे वाले बयान पर पलटवार करते हुए चुनावी बिसात में शह और मात की खासियत बताई। ये लोग जो कहते हैं शहजादे शहजादे,
सुन रहे होंगे आप लोग, कई बार कांग्रेस पार्टी और हम लोगों को मिलकर के कह रहे हैं शहजादे। इस बार देखना, दोनों मिलकर के जो शहजादे ऐसी शह देंगे और जनता ऐसी मात देगी कि इनका पता नहीं लगेगा। इस बार शहजादे शह देने जा रहे हैं और जनता मात देने जा रही है। जाहिर है, एक तरफ पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी है जो राहुल और अखिलेश के खिलाफ बयानों की स्ट्राइक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूपी के दोनों लड़के भी अपनी रैलियों और जनसभाओं के जरिए बीजेपी सरकार को घेरने से नहीं चूक रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में हुए पोर्श कार हादसे मामले में नाबालिग आरोपी के पिता विशाल और दादा सुरेंद्र अग्रवाल को खिलाफ तीसरी एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसके साथ ही शनिवार की सुबह गिरफ्तार किए गए सुरेंद्र अग्रवाल को पुलिस ने कोर्ट में पेश करके 7 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। इसी के साथ ही 28 मई तक उनको पुलिस हिरासत में रखा जाएगा। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि इस हादसे की जिम्मेदारी लेने के लिए आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल ने अपने ड्राइवर गंगाराम पर दबाव बनाया था। इतना ही नहीं, उसका अपहरण करके अपने बंगले में कैद करके रखा था। घर के कुछ सीसीटीवी फुटेज बरामद हुए हैं जिसमें उनके अपराध की पुष्टि भी होती है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया